आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसका टाइटल ही अपने आप में एक पहेली जैसा है। द ऑब्स्टिकल इज द वे, मतलब जो रुकावट है वही रास्ता है। इसके लेखक है रायन हॉलिडे। अभी बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? क्योंकि हम तो हमेशा रुकावटों से बचने की, उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और यही इस किताब का सबसे दिलचस्प पहलू है। और देखिए, ये विचार कोई नया नहीं है। ये तो लगभग 2000 साल पुराना है। ये स्टोइक दर्शन से लिया गया है, खासतौर पर रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस से, जो मतलब दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक थे। और वो अपनी डायरी में लिखते थे, कार्य में जो बाधा है वही कार्य को आगे बढ़ाती है। ये किताब उसी प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह पेश करती है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि क्या सच में हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। हम इस किताब के 3 हिस्सों की गहरी पड़ताल करेंगे। धारणा यानी परसेप्शन, फिर कर्म एक्शन, और इच्छा शक्ति जिसे विल कहते हैं। तो चलिए इस किताब की परतों को खोलना शुरू करते हैं। तो पहला अनुशासन है धारणा या परसेप्शन, मतलब हम चीजों को कैसे देखते हैं। किताब कहती है कि हमें चीजों को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए, बिना अपनी भावनाओं को बीच में लाए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब असल में कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है या मान लीजिए नौकरी चली जाती है, तो पहली प्रतिक्रिया तो घबराहट या गुस्से की ही होती है। होती है, बिल्कुल होती है। तो क्या लेखक ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम रोबोट बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हॉलिडे ये नहीं कहते कि भावनाएं महसूस ही ना करें। स्टोइक भी इंसान थे, पत्थर नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस पहली भावनात्मक लहर को अपने फैसलों पर हावी होने देते हैं या नहीं। भावना को महसूस करना और भावना के आधार पर काम करना, इन दोनों में मतलब जमीन आसमान का अंतर है। किताब का सार यह है कि हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं, इसमें फर्क करना सीखो। बाहरी घटनाएं हमारे काबू में नहीं है, पर उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया वो पूरी तरह हमारे काबू में है। अच्छा, तो ये ग्रेस अंडर प्रेशर या दबाव में शांत रहने वाली बात है। किताब में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जॉन डी रॉकफेलर का दिया गया है। हाँ, और वो सिर्फ एक उदाहरण नहीं, बल्कि इस सिद्धांत का एक मास्टर क्लास है। बात है 1907 की, जब अमेरिका में एक बड़ा आर्थिक संकट आया था। उसे द पैनिक ऑफ 1907 कहते हैं। शेयर बाजार गिर रहा था, बैंक दिवालिया हो रहे थे और सड़कों पर लोग घबराकर अपना पैसा निकालने के लिए दौड़ रहे थे। चारों तरफ मतलब अफरा तफरी का माहौल था। उस वक्त रॉकफेलर, जो तब तक रिटायर हो चुके थे, अपने ऑफिस लौटे। लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो भी घबराएंगे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ठीक उल्टा किया। वो बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने अपने सलाहकारों से कहा, अभी खरीदने का समय है जब दूसरों के घुटनों में खून बह रहा हो। जहां सब लोग डरकर अपने सबसे अच्छे एसेट्स बेच रहे थे, वहीं रॉकफेलर और उनकी टीम शांति से उन कंपनियों के शेयर, वो भी बेहद कम दामों पर खरीद रहे थे। उन्होंने उस संकट को एक आपदा की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखा। उनकी यही धारणा, यही नजरिया था जिसने उन्हें उस दौर का सबसे अमीर इंसान बना दिया। लेकिन हर कोई रॉकफेलर नहीं होता। स्टीव जॉब्स का भी जिक्र है, जिन्हें अपनी बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। मतलब इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है? उस हालात में कोई इंसान कैसे पॉजिटिव नजरिया रख सकता है? और यही सबसे बड़ा बदलाव है। आप हालात के शिकार नहीं रहते, बल्कि उसके आर्किटेक्ट बन जाते हैं। किताब का निचोड़ यही है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर आप उसे देखने का नजरिया बदल दें। जब जॉब्स को निकाला गया था तो वो बेशक टूट गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि एप्पल से निकाला जाना उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज थी। उस बाधा ने उन्हें आजाद कर दिया। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां शुरू की। जब एप्पल दिवालिया होने की कगार पर था तो उन्होंने नेक्स्ट को खरीद लिया और जॉब्स वापस सीईओ बनकर लौटे। और जिस टेक्नोलॉजी पर नेक्स्ट बना था, वही आईमैक, आईपॉड और आईफोन की नींव बनी। तो जो बाधा उनके रास्ते में आई थी, वही उनकी वापसी का रास्ता बन गई। नजरिया बदलने वाली बात तो समझ आती है, लेकिन सिर्फ सोचने से तो पहाड़ अपनी जगह से हिलेगा नहीं। मुझे लगता है कई लोग यहीं आकर फंस जाते हैं। वो सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, पर कुछ करते नहीं। तो ये किताब इस पैरालिसिस बाय एनालिसिस से निकलने का क्या रास्ता बताती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसलिए किताब का दूसरा अनुशासन है कर्म, यानी एक्शन। नजरिया बदलना सिर्फ पहला गियर है, गाड़ी आगे कर्म से ही बढ़ती है। हॉलिडे कहते हैं कि सही मौके का इंतजार मत करो, करो
लगातार करो और सोच समझ कर करो। और इसका सबसे अच्छा तरीका है किसी भी बड़ी डरावनी लगने वाली समस्या को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ना। अगर आपको 1000 पेज की किताब लिखनी है तो ये सोचकर घबराओ मत। बस ये सोचो कि आज 1 पेज लिखना है, बस। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्टार्टअप की दुनिया में कहते हैं, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या MVP बनाओ, उसे लॉन्च करो, देखो लोग क्या कहते हैं और फिर उसे बेहतर बनाओ। मुझे कभी नहीं लगा था कि ये विचार इतना पुराना हो सकता है। एकदम सही कनेक्शन है। अमेलिया ईयरहार्ट, जो अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला पायलट थीं, इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने बस एक दिन उठकर ये नहीं कहा कि मैं दुनिया का चक्कर लगाऊंगी। नहीं, उन्होंने छोटे साहसिक कदम उठाए, पहले एक उड़ान, फिर दूसरी। हर उड़ान के साथ वो कुछ सीख रही थीं, अपने डर पर काबू पा रही थीं और अपनी सीमाएं बढ़ा रही थीं। हर कदम एक प्रयोग था। किताब में थॉमस एडिसन का भी उदाहरण है। जब उनसे पूछा गया कि लाइट बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल होने पर कैसा लगा, तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। वाह, मतलब हर कर्म, चाहे वो सफल हो या असफल, एक जानकारी है। ये सिर्फ व्यस्त रहने के बारे में नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के बारे में है। बिल्कुल। कर्म का मतलब है पहल करना, मुश्किलों का सामना करना और प्रक्रिया पर ध्यान देना, नतीजों पर नहीं। आप नतीजा कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपने प्रयास कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे वो बड़ी बाधा भी हटने लगती है। कर्म ही है जो धारणा को हकीकत में बदलता है। ठीक है, तो हम सही सोच रहे हैं, सही कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन तब क्या जब आप महीनों या सालों तक दीवार से सिर टकराते रहें और कुछ ना बदले, जब किस्मत ही साथ ना दे रही हो, एक पॉइंट पर तो इंसान की हिम्मत जवाब दे ही जाती है। और यहीं पर इस पूरी फिलॉसफी का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा आता है। तीसरा और अंतिम अनुशासन, इच्छा शक्ति या विल। ये आपकी अंदरूनी ताकत है। ये वो किला है जिसे कोई बाहरी चीज भेद नहीं सकती। इच्छा शक्ति 2 चीजों से बनती है। पहली, यह स्वीकार करना कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं, और दूसरी, उन चीजों को न सिर्फ सहना बल्कि उन्हें गले लगाना। 1 मिनट, गले लगाना मतलब भाग्य से प्रेम करना या अमोर फाटी वाली बात? ये सुनने में थोड़ा हार मान लेने जैसा नहीं लगता कि चलो जो हो रहा है होने दो, हम कुछ नहीं कर सकते? ये तो निष्क्रियता को बढ़ावा देने जैसा हुआ। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। अमोर फाटी का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है। सोचिए, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो हॉर्न बजाने, चिल्लाने और गुस्सा करने से क्या ट्रैफिक खुल जाएगा? नहीं, ये सब आपकी ऊर्जा बर्बाद करेगा। इच्छा शक्ति कहती है, स्वीकार करो कि तुम ट्रैफिक में हो, ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अब तुम क्या कर सकते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है? शायद तुम कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो, किसी जरूरी कॉल को निपटा सकते हो, या बस शांति से बैठ सकते हो। ये रणनीतिक स्वीकृति है, हार नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो चीज हम बदल नहीं सकते, उसके बारे में शिकायत करके अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसे एक सच्चाई मानकर अपना अगला कदम सोचना। ठीक, यही। और इसे अगले स्तर पर ले जाना ही असली इच्छा शक्ति है। ना सिर्फ उसे स्वीकार करना, बल्कि उसमें अवसर खोजना। मान लीजिए किसी एथलीट को चोट लग जाती है और वो खेल नहीं सकता। ये एक बाधा है। वो शिकायत कर सकता है, या वो इस समय का उपयोग खेल की रणनीति को बेहतर ढंग से समझने, अपनी मानसिक मजबूती पर काम करने या अपनी टीम के युवा खिलाड़ियों को मेंटोर करने में कर सकता है। उसने अपनी सीमा को अपनी रचनात्मकता का स्रोत बना लिया। यही इच्छा शक्ति है जो धारणा, कर्म और इच्छा शक्ति को एक साथ जोड़े रखती है, खासकर जब हालात बहुत मुश्किल हों। तो ये तीनों सिद्धांत या धारणा, कर्म और इच्छा शक्ति, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं मुश्किलों से निपटने के लिए। पर सवाल ये है कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर क्या असल दुनिया में, हाई स्टेक माहौल में ये काम करता है? इसका असर बहुत गहरा और हैरान करने वाला रहा है, खासकर उन जगहों पर जहां मानसिक मजबूती ही सब कुछ है, जैसे कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग यानी NFL की टीम न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स। साल 2014 में उनके कोच ने पूरी टीम को यह किताब पढ़ने को दी थी। पूरी टीम को? क्यों? क्योंकि एक फुटबॉल सीजन बहुत लंबा और उतार चढ़ाव से भरा होता है। जी। खिलाड़ी चोटिल होते हैं, टीम मैच हारती है, मीडिया आलोचना करता है। कोच चाहते थे कि उनकी टीम हर हार या हर चोट को एक आपदा की तरह ना देखे,
बल्कि वापसी के एक मौके की तरह देखे। जब उनका कोई स्टार खिलाड़ी चोटिल हुआ तो उन्होंने इसे एक ट्रेजेडी नहीं माना, बल्कि एक बैकअप खिलाड़ी के लिए हीरो बनने का मौका समझा और टीम के लिए अपनी रणनीति को और लचीला बनाने का अवसर। और नतीजा, उस साल उन्होंने सुपर बोल जीता। कमाल है। मतलब ये फिलॉसफी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि असल जिंदगी की लड़ाइयों में भी जीत दिलाती है। और मैंने सुना है सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, कई NBA टीमों, ओलंपिक एथलीटों और सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े उद्यमियों ने भी इसे अपनाया है। हाँ, और यही इस किताब की सफलता का राज है। इसकी 10 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं और कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। कारण ये है कि ये स्टोइसिज्म जैसे गहरे दर्शन को मुश्किल सिद्धांतों में नहीं उलझाती, बल्कि इसे एक्शन लेने लायक कदमों में बदल देती है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, अकादमिक ग्रंथ नहीं। ये लोगों को एक टूल किट देती है जिसका इस्तेमाल वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए कर सकते हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने रायन हॉलिडे की किताब के जरिए समझा कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के 3 चरण हैं। पहला, अपनी धारणा को काबू में करो और चीजों को वैसे देखो जैसी वे हैं, न कि उससे बुरा। दूसरा, सोचना बंद करो और छोटे लगातार कदम उठाओ। और तीसरा, एक ऐसी अटूट इच्छा शक्ति बनाओ जो उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें तुम बदल नहीं सकते और हर हाल में डटे रहो। और ये तीनों मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो किसी भी चुनौती को विकास और जीत के अवसर में बदल सकता है। यह हमें मार्कस ऑरेलियस के उस मूल विचार पर वापस ले जाता है, जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। बाधा कोई अलग चीज नहीं है जिसे पार करना है, बल्कि बाधा को पार करने की प्रक्रिया ही आगे बढ़ने का रास्ता है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। अगर हर बाधा वाकई एक अवसर है, तो किसी की जिंदगी में इस समय सबसे बड़ी बाधा क्या है? वो कौन सी चीज है जो आगे बढ़ने से रोक रही है? और उससे भी जरूरी सवाल, उस बाधा के भीतर ऐसा कौन सा छिपा हुआ अवसर हो सकता है जिसे अभी तक पहचाना नहीं गया है? क्या हो अगर वो समस्या नहीं, बल्कि किसी का अगला बड़ा मौका हो, जो बस भेस बदल कर आया